वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार गेटवे एकेडमी पर। तो आज हमारी यूपी टेट की जो सीडीपी की क्लास है वो 6th क्लास है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम और वातावरण। वातावरण में जो हमारे कारक हैं, अक्सर पारिवारिक जीवन जो बच्चे का होता है वो जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि अगर परिवार का माहौल बहुत ही पॉजिटिव है, सांस्कृतिक लोग हैं, तो बच्चा जो है बहुत ही पॉजिटिव और बहुत बलवान बच्चा बनेगा। अगर घर का वातावरण शांत नहीं है, जो बच्चे की माँ है उसको काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं, टेंशन रहती है, तो बच्चा जो है कमजोर बनेगा। उसी तरीके से बच्चा जैसे समाज में रहता है वैसे ही बच्चे के अंदर आदत आती है। तो वातावरण जो है सामाजिक भी है। ठीक है, विद्यालय बच्चे को जैसे स्कूल का वातावरण मिलेगा, उसकी क्लास में जैसे बच्चे होंगे वैसा ही बच्चा बड़ा होकर के बनेगा। अगर बच्चा अच्छे बच्चों की संगति में रहता है तो वो बड़ा होकर एक अच्छा बच्चा बनेगा। अगर उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे अच्छे नहीं हैं, शरारती हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बच्चे पर भी देखने को मिलेगा। वही है संचार माध्यम कि बच्चा कैसे लोगों के साथ समावेशित होता है, यानी कि बच्चा कैसे लोगों के साथ रहता है। साथ ही साथ वो टेलीविजन पर क्या देख रहा है, मोबाइल पर क्या देख रहा है, अपने न्यूज़पेपर्स में कैसी न्यूज़ पढ़ रहा है। ये जो माध्यम है बच्चे के संचार के माध्यम है, क्योंकि इनके द्वारा बच्चा अपने विचारों का आदान प्रदान करना सीखता है। तो जो बच्चे के जीवन में जो उसके विकास के आधार हैं और उस विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो वंशानुक्रम और वातावरण है। एक बच्चे का विकास इन्हीं दो पर आधारित है। पहला है वंशानुक्रम, जो कि उसे उसके जन्म से ही माता पिता के द्वारा मिलता है, और दूसरा है वातावरण, जब वो पैदा हो जाता है तब भी उस पर प्रभाव डालता है, और जब वो अपनी माता के गर्भ में होता है तब भी वातावरण उस पर प्रभाव डालता है। क्योंकि माता जैसा सोचेगी, जैसा विचार करेगी, बच्चा वैसा ही होगा। तो जो विकास है, बाल विकास, उसके दो आधार हैं, एक वंशानुक्रम, एक वातावरण। वंशानुक्रम को हेरिडिटी भी कहते हैं। माता पिता के गुण जब संतान तक पहुंचते हैं तो उसे वंशानुक्रम, हेरिडिटी कहा जाता है। ये एक स्थायी व प्राथमिक संरचना होती है, यानी कि सबसे प्राइमरी जो बच्चे के अंदर संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो वंशानुक्रम की होती है। फिर है इसका निर्धारण जो है प्रकृति यानी कि नेचर करती है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, कैसे गुण होंगे उसके अंदर, ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। खासकर माता पिता पर ये बात जो है डिपेंड करती है। फिर है शारीरिक विशेषताएं, आनुवांशिकी पर आधारित है, यानी कि जो बच्चे का शरीर का ढांचा है किस तरीके का है। बच्चा कमजोर है तो भी माता पिता उसके लिए जिम्मेवार है, और अगर बच्चा मजबूत है तो भी माता पिता उसके लिए जिम्मेदार है। अधिकतर केसेस में तो यही देखा गया है कि जो वंशानुक्रम है, आनुवांशिकी है, माता पिता से मिलने वाले गुण धर्म है, वो बच्चे के शारीरिक विशेषताएं जो है बनाते हैं। फिर है मूल प्रवृत्ति यानी कि इंस्टिंक्ट्स। फिर है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, और अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड। ये तीनों भी जो हैं वंशानुक्रम पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर किसी परिवार में लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, बिना वजह के लड़ाकू टाइप के हैं, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे होंगे वो भी इसी तरीके के होंगे। और अगर घर का माहौल वीरों की कहानियां सुनने सुनाने वाला है तो बच्चे भी जो हैं वीर टाइप के बनेंगे। उसी तरीके से बुद्धि है कि अगर
कभी मान लो बच्चा अपनी माता के गर्भ में है और माता का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे ऐसा भी हो सकता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी उसका असर पड़े और उसकी बुद्धि कमजोर हो जाए। और अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड, ये चीज जो है पूर्ण रूप से माता पिता पर डिपेंड करती है, वंशानुक्रम पर। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले पेरेंट्स के बच्चे भी पॉजिटिव थिंकर ही होते हैं, और नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले बच्चों के पेरेंट्स भी नेगेटिव ही होते हैं। तो जो बच्चे की योग्यताएं हैं वो उसके माता पिता पर, वंशानुक्रम पर, उनकी जो पूर्वज हैं उन पर डिपेंड करती हैं। इसी सिलसिले में जेम्स ड्रेवर ने वंशानुक्रम की अपनी डेफिनेशन दी। माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण यानी कि स्थानांतरण हो जाता है, यानी कि ट्रांसफर हो जाता है। इसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। यानी कि माता पिता से जो बच्चे को शारीरिक और मानसिक विशेषताएं मिलती हैं वही वंशानुक्रम है। वी एन झा, बी एन झा, ये बी एन झा, बी एन झा नाम के साइकोलॉजिस्ट ने जो डेफिनेशन दी उसके अकॉर्डिंग वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। कि जो बच्चे को जन्म से ही विशेषताएं मिली हैं, जब आप उन सबको जोड़ दोगे तो वही क्या बन जाएंगी, वंशानुक्रम बन जाएंगे। क्योंकि पैदा होते तो बच्चे को कोई नॉलेज होती नहीं है, बच्चा बिल्कुल फ्री होता है, उसे कोई ज्ञान नहीं होता। सब कुछ जो है उस टाइम पर उसके पास है वो उसके वंशानुक्रम की ही देन है। फिर है वंशानुक्रम के पिता ग्रेगर मेंडल हैं, क्योंकि सबसे पहले वंशानुक्रम की खोज इन्होंने ही की थी, इसीलिए वंशानुक्रम के पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। मानव शरीर का आरंभ सिर्फ एक कोशिका से ही हुआ है, जिसे संयुक्त कोश या जाइगोट कहते हैं। फिर आगे इस जाइगोट के दो उत्पादक कोशिकाएं होती हैं। पहली है स्पर्म यानी कि शुक्राणु, दूसरी है ओवियम यानी कि अंडाणु। माता पिता की प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं और ये मिलकर संयुक्त कोशिका यानी कि जाइगोट बनाते हैं, जिसमें 23 जोड़े होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 46 गुणसूत्र हो गए। गुणसूत्रों में जीन पाया जाता है। आनुवांशिकता की भौतिक और कार्यात्मक इकाई जो है वो जीन ही है। जो किसी बच्चे की आनुवांशिकता यानी कि वंशानुक्रम डिपेंड करता है वो उसके जीन पर डिपेंड करता है, जो कि गुणसूत्रों में पाया जाता है। और ये बच्चे की जो है कार्यात्मक और भौतिक इकाई है, क्योंकि इसी से ही पता चलता है कि बच्चा कितना परफॉर्मिंग होगा, कितना बच्चा प्रैक्टिकल होगा। फिर है जीन किसके बने होते हैं, जीन डीएनए के बने होते हैं। वंशानुक्रम के नियम क्या है, वंशानुक्रम के नियम है बीज कोश का की निरंतरता। बीजमैन नाम के बीज कोश की निरंतरता है, और इसकी जो उत्पादक थे इस नियम के, वो बीजमैन नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है नवजात चूहों पर प्रयोग किया था। इन्होंने देखा कि जो बीज कोश है वो एक चूहे से दूसरे चूहे में स्थानांतरित हो रहा है, जैसे कि पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में बीज कोश जो है वो जा रहा था। फिर है समानता का नियम दिया कि भाई जो वंशानुक्रम है वो समानता के नियम पर भी आधारित है। अक्सर आपने देखा होगा माता पिता के गुण जो हैं उनके बच्चों में जाते हैं। जैसे माँ की शक्ल होगी वैसे बेटे की हो जाएगी, जैसे पिता की शक्ल होगी वैसे बेटी की हो जाएगी। तो ये क्या है, समानता का नियम है। हम देख करके पहचान लेते हैं कि ये हमारे कौन से रिश्तेदार का बच्चा है, चाहे हम उसे पहली बार ही क्यों ना देखें। हम उसके चेहरे से हिसाब लगा लेते हैं कि भाई ये जो है इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है। फिर है विभिन्नता का नियम। ये विभिन्नता का नियम जो है डार्विन व लैमार्क नाम के दो साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। इन्होंने ये अध्ययन किया कि बच्चे पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर नहीं होते, उनमें विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि बच्चों का 70% फेस तो अपने पेरेंट्स से मिल जाए,
पर 100% तो फेस अपने पेरेंट्स से नहीं मिलेगा। ये भी हो सकता है कि माता पिता बिल्कुल शालीन स्वभाव के हों और बच्चे क्रोधी स्वभाव के हों, तो बच्चों में विभिन्नता भी देखने को मिलती है। जहां समानता है वंशानुक्रम में, वहीं विभिन्नता भी है वंशानुक्रम में। फिर है कारण। इस विभिन्नता के क्या कारण हो सकते हैं? इस विभिन्नता का कारण उत्परिवर्तन है, यानी कि म्यूटेशंस हैं, और प्राकृतिक चयन भी हो सकता है, यानी कि नेचुरल एंड सिलेक्शन। तो जो विभिन्नता का नियम है, इसके दो कारण हैं, उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन। यानी कि हम कई बार आपने देखा होगा कि आजकल इंटरकास्ट मैरिजेस चल रही हैं, तो इस वजह से जो है बच्चों के गुणसूत्र जो हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। और देखा होगा कि बच्चे जो हैं अपने घर में ना माँ पे जाते हैं ना बाप पे जाते हैं, वो किसी और पर ही चले जाते हैं, यानी कि अपने घर कुनबे पर नहीं जाएंगे, वो किसी और के ऊपर ही फेस उनका मैच होगा। ठीक है, तो ये जो विभिन्नता का नियम है, इसके मुख्य कारण जो हैं ये उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन है, और प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन है। जैसे कि अगर कोई बच्चा उत्परिवर्तन में, तो ये एग्जांपल मैंने दे दिया कि भाई लोगों इंटरकास्ट शादियां करवाने लगे, तो बच्चे जो है किसी और ही कास्ट के हो जाते हैं, यानी कि उनके फेस जो है वो अलग टाइप के हो जाते हैं। वैसे अपने घर कुनबे पे उनका फेस जो है वो नहीं मिलता। जैसे कि अगर किसी परिवार में मान लीजिए गोरे गोरे लोग हैं और उनमें कोई इंसान जो है किसी डार्क कलर की लेडी से या जेंट से शादी करवा ले, तो बच्चे कौन से हो जाएंगे? वो डार्क स्किन टोन के हो जाएंगे वो बच्चे। तो इस वजह से जो है वो क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा। और प्राकृतिक चयन ये हो जाएगा, मान लीजिए आप तो यहाँ, हम हमारे पेरेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं इंडिया में, और हम चले जाएं मान ली स्विट्जरलैंड में, तो वहां पर जो बच्चे पैदा होंगे, हमारे ही बच्चे पैदा होंगे, तो जो वहां की प्रकृति है उसी की अकॉर्डिंग बच्चे पैदा होंगे। वो जो है और भी ज्यादा फेयर कलर के हो जाएंगे, उनके बोलने का लहजा अलग होगा क्योंकि वो वहां के बच्चों के साथ रहेंगे। तो इन दोनों बातों में जो है डिफरेंस होने के कारण बच्चों में विभिन्नता का नियम भी देखा जाता है। फिर वो बच्चे जो है ना अपने घर वालों जैसे नहीं दिखते, वो अलग ही दिखते हैं बिल्कुल, कि हाँ ये बच्चे अलग ही टाइप के हैं। फिर है स्थानांतरण का नियम, कि जो वंशानुक्रम के गुण हैं वो दादा दादी से माता पिता में जाते हैं और माता पिता से जो है बच्चों में जाते हैं। फिर है जीव सांख्यिकी का नियम। जीव सांख्यिकी का नियम जो है फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। इनका ये मानना था कि जरूरी नहीं कि माता पिता के गुण ही आए, पूर्वजों के भी गुण आ सकते हैं। यानी कि अगर माता पिता है किसी बच्चे के और उस बच्चे के अंदर कोई डिफरेंट गुण देखा गया है, मान लीजिए कि माता पिता तो कम हाइट के, मीडियम ही हाइट है जैसे कि, और बच्चा हो जाए 6 फुट का लंबा या 7 फुट का लंबा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा अपने माता पिता का नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनके परिवार में पहले लंबे लोग हुए होंगे और वो बच्चा जो है उन पर चला गया है, क्योंकि गुणसूत्र जो है वो पास होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, बीज कोश का कभी भी अंत नहीं होता है। फिर है मानव विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव, कि मानव विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है? शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, वंशानुक्रम ही तय करते हैं कि बच्चे के शारीरिक लक्षण कैसे होंगे, मोटा होगा, पतला होगा, गोरा होगा, काला होगा, तंदुरुस्त होगा या कमजोर होगा। बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, कि भाई कुछ बच्चे जो हैं ज्यादा आईक्यू के होते हैं और कुछ बच्चे कम आईक्यू के होते हैं। मूल शक्तियों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। प्रजाति की श्रेष्ठता वंशानुक्रम पर डिपेंड करती है। सामाजिक पहलू, कि बच्चा कितना महान बनेगा, ये भी वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है। बच्चे का चरित्र जो है ये भी वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स चरित्रवान हैं तो वो बच्चा भी अवश्य चरित्रवान होगा, और अगर पेरेंट्स ही चरित्रहीन है तो बच्चा भी चरित्रहीन ही पैदा होगा। तो जो बच्चे का चरित्र है, सामाजिक पहलू हैं, कैसी प्रजाति से बच्चा आ रहा है, उसके अंदर कितनी मूल शक्तियां हैं, ये सब जो है वंशानुक्रम पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए वंशानुक्रम भी बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। फिर है
नेक्स्ट एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट के बारे में जेबी वाटसन ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मुझे चाहे जो बालक दे दो, आप जो कहोगे उसे मैं वो बना दूंगा, क्योंकि वो अपने बच्चे को ऐसा ही एनवायरमेंट दे देंगे और बच्चा वैसा ही बन जाएगा। कई बार डाकू के घर में पैदा होने वाला बच्चा भी एक संत बन जाता है। जैसे हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा हुआ था। हिरण्यकश्यप तो एक राक्षसी प्रवृत्ति का इंसान था और प्रहलाद जो है भगवान विष्णु, भगवान नारायण का भक्त था। तो वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो उसकी माता थी वो नारद जी के आश्रम में रही थी जब भक्त प्रहलाद जो है अपनी माता के गर्भ में था, और कई साल वो नारद जी के संपर्क में ही रहा अपनी माता के साथ, जिस वजह से वो धार्मिक प्रवृत्ति का बालक बन गया था। तो इससे ये बात साबित होती है कि मुझे चाहे जो बालक दे दो, आप जो कहोगे उसे मैं वो बना दूंगा, कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा जो है बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। और वो बच्चा 7 साल की उम्र में वन में भी गया, ना बारिश से डरा ना तूफान से डरा। तो जो उसके शरीर में मजबूती थी वो उसे अपने माता पिता से मिली, क्योंकि दोनों ही शरीर से बहुत ताकतवर थे, दिमाग से भी मजबूत थे, तभी तो हिरण्यकश्यप ने तपस्या की थी। और जो है इसी तरीके से प्रहलाद ने भी तपस्या की। तो जो वंशानुक्रम है और एनवायरमेंट है दोनों ही बच्चे के लिए मायने रखते हैं। फिर आगे आए रॉस। रॉस ने कहा कि भाई वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बिल्कुल, वातावरण का असर जो है बच्चे पर बहुत ज्यादा पड़ता है। चाहे घर में कितनी भी रामायण का पाठ होता हो, अगर बच्चा डाकुओं की संगति में रहता है तो वो डाकू ही बनेगा, ये सच्चाई है। पर्यावरण में शामिल क्या क्या तत्व हैं? परिवार है, पड़ोस है, समाज है, विद्यालय है, मित्र है। बच्चे का जैसा परिवार होगा बच्चा बड़ा होकर वैसा ही बनेगा, जैसा पड़ोस होगा बच्चा भी वही सीखेगा। अगर गाली गलौज देने वाला पड़ोस है तो बच्चा भी गालियां सीखेगा ही सीखेगा। समाज बच्चे का जैसा है, जैसे कि मुस्लिम्स का समाज है कि भाई गाय का मांस खाते हैं, वो बीफ खाते हैं, तो उनका समाज इसी तरीके का है। हमारे नॉर्थ इंडिया का जो मैक्सिमम समाज है उसमें वेजिटेरियंस लोग रहते हैं, और साउथ इंडियन वाले मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन है, तो उनका समाज इस तरीके का है। वो अपने भगवान का भी जब भोग बनाएंगे तो उसमें मांस बनाएंगे, हमारे यहाँ पर अच्छे पकवान बनाएंगे। तो हर जगह का अपना पर्यावरण होता है। ठीक है, अब है विद्यालय। विद्यालय का भी बच्चे के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कक्षा में बच्चे होंगे, अध्यापक जिस तरीके के होंगे बच्चा वैसा ही बनेगा। वो स्कूल में क्या कर रहा है माता पिता को पता नहीं चलता। तो ये चीज भी देखने की जरूरत है कि बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके स्कूल का। अगर बच्चा कोई गलत शब्द सीख रहा है, लापरवाही सीख रहा है, तो इसका मतलब विद्यालय का कहीं ना कहीं पर वातावरण जो है वो गलत है। मित्र, अब बच्चे के कैसे मित्र बने हुए हैं? मित्र कहाँ से बनेंगे? या तो पड़ोस से बन जाएंगे या स्कूल से बन जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें और मित्रों पर खास नजर रखें, क्योंकि अगर लक्ष्य केंद्रित मित्र होंगे तो बच्चा भी लक्ष्य केंद्रित बनेगा, और अगर मित्र ही भटकाव वाले होंगे तो बच्चा भी भटकीले स्वभाव का ही बनेगा, वो कभी अपने लक्ष्य में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। फिर है मानव विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगर वातावरण स्वच्छ होगा तो बच्चा भी तंदुरुस्त होगा, वातावरण अशुद्ध होगा तो बच्चा भी कुपोषण का शिकार होगा। बच्चे का मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर घर का वातावरण अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, तो बच्चे की बुद्धि अच्छे से चलेगी। नेगेटिव होगा, पूर्ण पोषण नहीं मिलेगा, तो बच्चे की मानसिक बुद्धि जो है वो सही से कार्य नहीं करेगी। व्यक्तित्व पर बच्चे के प्रभाव पड़ता है। चरित्रवान वातावरण में बच्चा चरित्रवान बनेगा। और संवेगात्मक विकास में भी जो है वातावरण का बहुत योगदान है। अगर पहले ही बच्चे को सिखा दिया जाए कि बेटा बड़ों को सम्मान करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, जब कोई घर पर आता है तो उसे नमस्ते गुड मॉर्निंग करते हैं, तो वही चीजें बच्चे के संवेगों में आ जाएगी। बच्चे को समझाया जाएगा कि बेटा जिद नहीं करते, सबके सामने रोते नहीं है, तो बच्चा जो है कभी दूसरों के सामने जिद नहीं करेगा और ना ही कभी दूसरों के सामने रोएगा और चीखेगा चिल्लाएगा। ये चीजें जो है संवेगों पर कंट्रोल करना
हम जो है अपने बच्चों को सिखाएंगे और यही वातावरण का एक हिस्सा है। जब हम बच्चों को सिखाएंगे कि बेटा गुस्सा नहीं करते, गुस्सा करने से आपके माइंड में जो है एक विशेष प्रकार का केमिकल निकलने लग जाता है जिससे आपका दिमाग कमजोर हो सकता है, तो इस तरीके से समझाने पर बच्चे गुस्सा करना भी छोड़ देंगे। फिर है प्रजाति श्रेष्ठता पर वातावरण का प्रभाव। आपने देखा होगा कि कुछ प्रजातियां अत्यधिक श्रेष्ठ पाई जाती है। आपने देखा होगा व्यापार हमेशा जो है साहूकार टाइप लोग ही करते हैं। अंबानी है, अडानी है, इनकी जो है ये साहूकार टाइप लोग हैं, बिजनेसमैन है, इनकी प्रजाति जो है कितनी आज रिच है। तो ये जो है घर के माहौल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपने बच्चों को ऐसा माहौल देंगे कि बेटा आपको पैसे कमाने हैं, खूब पढ़ो लिखो, अच्छी जगह से एजुकेशन लो, अच्छी यूनिवर्सिटी से लो, तभी आप कुछ अपने जीवन में बड़ा कर पाओगे, तो इससे जो है प्रजाति श्रेष्ठता पर बल मिलता है। फिर है कुछ नोट है कि भाई वुडवर्थ, जो वुडवर्थ थे, उन्होंने कहा था कि विकास जो है वंशानुक्रम मल्टीप्लाई पर्यावरण के समान है। गर्भाधान के समय प्रत्येक मानव बच्चे को 46 छोटे गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, 23 पिता से और 23 माता से। पहला बाल सुधार गृह जो है न्यूयॉर्क में सन 1887 में खोला गया था। तो ये हमारी आज की क्लास थी। इस क्लास का जो हमारा टॉपिक था वो था बाल विकास के आधार और उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम। अब कल हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तो ये हमारा टॉपिक हो गया है पूरा। कल से हमारा अधिगम शुरू होगा। अधिगम में बहुत सारे पार्ट है कि अधिगम क्या होता है, अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम के सिद्धांत क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, अधिगम वक्र क्या है और अधिगम किस विधि के द्वारा करवाया जाए, अधिगम के आयाम क्या है, अधिगम का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, अधिगम के कितने प्रकार हैं। तो अधिगम का टॉपिक आपका बड़ा है, वो कल से शुरू हो जाएगा, वो हमारी 7th क्लास होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।